कैसे हैं आप सभी दोस्त? क्या मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है आप सभी दोस्तों तक? मेरी आवाज़ आ पा रही है आप तक? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अगर आज मेरी एनर्जी में कमी मिले तो मुझे माफ़ करिएगा। बहुत ही तेज हेडेक हो रहा है, मैंने अभी मेडिसिन ली है और मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेसिव पेन हो रहा है मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना कंसंट्रेशन और अपनी एनर्जी लेवल को हाई बना के रख सकूं और आप सभी दोस्तों तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब मैं इसको मानता हूं कि ये सिलेक्शन के लिए सबसे वो टर्निंग पॉइंट है जो आपको बना और बिगाड़ दोनों सकता है। राइट, तो आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा मेहनत से चीजों को समझना पड़ेगा। और यहां पर मैं आज आपके साथ एक नए सेगमेंट में प्रवेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है हमारा आंसर राइटिंग बैच। आप कई लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारी ऐप पे ये जो क्लास चल रही है उसको आप यूट्यूब पे क्यों दिया गया। उसका कारण है कि कई बच्चों ने बहुत लेट एडमिशन लिया है, कल रात में जाकर उन्होंने एडमिशन लिया, हम बहुत दिन से कह रहे थे, और इस वजह से उनको अभी लॉगिन आईडीज जो है वो प्रोवाइड काफी को हो गई हैं, कुछ एक को बाकी है। क्योंकि मेरा ये जो सफर है वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक चेंजिंग पैटर्न बन सकता है, न सिर्फ उत्तर लिखने में, अपनी राइटिंग को सुधारने में, अपने पढ़ाने के तरीके को सुधारने में, अपनी सोच को सुधारने में, ज्यादा से ज्यादा थॉट्स जनरेट करने में, थॉट्स को इंटरलिंक करने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगली जो 30 कक्षाएं हैं मेरे साथ, जो क्लासेस हैं, वो आपके व्यक्तित्व को बहुत बदल सकती हैं। वो बहुत ज्यादा आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस पावर, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस पावर की जो बात है वो आपको जनरेट होकर मिल सकती है। और आज जो आप यहां हैं, आज से मेरे साथ इस 30 क्लासेस के सफर के बाद, आज उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में, आपके जो सेगमेंट्स हैं, आपके सोचने का जो तरीका है वो बहुत कुछ बदल चुका होगा। और ये इंडिया का सबसे हॉलिस्टिक बैच है जहां पर ऐसी इंटरनेशनल मैथोलॉजी जिसको आंसर राइटिंग मैथोलॉजीज में नहीं बताया जाता, वो सब मैं लेकर आया, जिसके लिए मैं महीनों से बहुत मेहनत कर रहा था। आज वो वक्त आ गया है कि वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और इस बैच का जो ओरिएंटेशन है, सबसे पहला जो मेरा ओरिएंटेशन है, सबसे पहले मैं आपकी पुरानी अवधारणाओं को, यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट को तो मैं पहले तोड़ दूंगा। ठीक है, आप जो उत्तर लिखने आंसर राइटिंग की पुरानी अवधारणाएं हैं उनको आज मैं तोड़ दूंगा। दूसरा, मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाऊंगा। आप जानते हैं कि अगर ये आपके पास आ गया तो सिर्फ यूपीएससी से पहले नहीं, लाइफ लॉन्ग यूपीएससी में भी आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि पूरी सर्विस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेस है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समस्याओं पर गहराई से विचार करने की क्षमता, जाकर सूक्ष्म एनालिसिस करने की क्षमता, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की क्षमता, अपने दिमाग को एक मैग्नेट बनाने की क्षमता, जहां आपका माइंड मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और इंफॉर्मेशन को वो फेच करना शुरू कर देता है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उस तरह की क्षमता आपकी क्रिएट होगी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी क्लास आपको पढ़ाई जा रही है उसका मैक्सिमम पार्ट रिवाइज करना। आप जानते हैं, अगर आप ओजांकियन है तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रिवीजन पर बहुत इंफेसिस करता हूं, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो ब्रेन पावर्स होती है, जितने भी आपके ब्रेन पावर एक्सपर्ट हैं पूरी दुनिया के, वो ये कहते हैं कि रिवीजन आपकी मेमोरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन आपकी जो मैक्सिमम पार्ट रिवीजन है वो मैं इसके साथ आपको जोड़ दूंगा, यानी आंसर राइटिंग करते करते आपकी जो रिवीजन है, आपके जो टीचर ने पढ़ाया, वो आपके एकदम हर समय टिप पर आ जाएगा, आप उसको अपनी क्लास में डिलीवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपकी सक्सेस का मेन बेस होता है यूपीएससी में, आप जानते हैं कि सक्सेस का मेन बेस हमेशा मेंस होता है। ये बात आप याद रखिएगा। मेंस वो पढ़ा होता है, प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। इंटरव्यू बेसिकली मेंस की ही बातों का एक एक्सप्रेशन होता है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बोलना होता है। लेकिन जो 1750 मार्क्स का होता है यूपीएससी में सेगमेंट, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और मेंस में आप जो डिलीवरी होती है वो आपकी राइटिंग स्किल पर होती है। अगर अभी मैं, आपने देखा कि यूपीपीसीएस की टॉपर जो हैं संचिता, वो उनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और अभी मैं वो वीडियोस डालूंगा, और बार 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 उन्होंने एक ही बात कही है कि प्लीज राइटिंग करिए, राइटिंग करिए। वो अपने डेली शेड्यूल में 1 घंटा आंसर राइटिंग के लिए फिक्स रखती थी। ये संचिता का स्टेटमेंट है, 1 घंटा उनका आंसर राइटिंग पर बिल्कुल फिक्स रहता था कि नहीं, ये करना ही करना है। तो आप ये सोच के देखिए, अगर रैंक 1 है उनके पास, तो उसके पीछे भी एक सिंपल सा कारण है, वो है आंसर राइटिंग करना। तो डेफिनेटली आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि आप भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को बारीक स्तर पर लेकर जाना और उसके बाद उनको आपस में जोड़ लेना इस बारे में कि भारत की आंतरिक दशाएं किस प्रकार अफगान नीतियों को प्रभावित कर रही हैं। अगर इंडिया आज दोहा में तालिबान से बात कर रहा है, जिसको कुछ दिन पहले तक अपोज कर रहा था, तो उसके पीछे भारत की कौन सी आंतरिक और बाह्य नीति, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए आपको एक प्रोसेस की जरूरत होती है, और मेरे साथ इसमें आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे प्रोसेस की कि आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगा कि मुझे किसी भी पॉइंट पर इस तरह से गंभीरता से सोचना है, मुझे इस पर काम करना है। क्लियर हूं मैं? राइट दोस्तों, तो अब हम लोग इसके अगले चरण में चलते हैं, इसके बारे में और जानकारियां लेते हैं। वॉइस क्लियर है आप सभी को? मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आप लोगों से।
तो अब आपको समझ में आएगा कि मेरा ये बैच जो है वो इन डेप्थ है, और ये यूट्यूब पे नहीं होने जा रही है क्लास। ये क्लास मैं ऐप पर ही लूंगा जो बच्चे हैं। लेकिन आज की क्लास कई बच्चे जो लेट उन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए आज मैंने यूट्यूब पे क्लास कर दी, ताकि आज की क्लास ना छूटे। क्योंकि आज की क्लास में आपको जो आंसर राइटिंग की परंपरागत ज्ञान आपको दिया जाता है और आंसर राइटिंग एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट है उसके बीच का आज आपको अंतर पता चलना, और बहुत ही बारीकी के साथ में अंतर आपको बताऊंगा। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आंसर राइटिंग में इतनी चीजें इंवॉल्व होती हैं। हमें लगता था जो सबसे पहले हम लोग ये करते थे कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, मेरे को बताते जाइएगा ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि एक नया मोड़ आपकी जो है वो जिंदगी में शुरू हो रहा है, एक नया डायमेंशन शुरू हो रहा है। इस क्लासेस को आप पूरी तरह से अपने आप को 100% डिवोट करके साथ चलिए। ऐसी ऐसी मेथड्स हैं जो इंडिया में इन मेथड्स को हमारे यहां इस्तेमाल नहीं करते हैं या हमें नहीं पढ़ाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विधियों में इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इनके डायमेंशंस पता किए जाते हैं। और सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं, आपकी राइटिंग, आप किसी को लेटर लिख रहे हो, आप किसी को जो है वो पत्र दे रहे हो, आपको आप आईएएस बनोगे, आपको ढेर सारे लोगों को जो है वो लेटर्स लिखने होंगे, आपको जो है नोटिफिकेशन करना होगा, आपको एस्से राइटिंग करनी होगी, 250 मार्क्स आपके एस्से राइटिंग के। तो ऐसे कोई अलग विधि नहीं होती है, उसी चीज का एलैबोरेटिव मेथड होता है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो वो 250 मार्क्स वैसे भी आपके हाथ में नहीं आने वाले हैं। तो अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में जो हमारे पास परंपरा यानी कन्वेंशनल मेथड है, आप जानते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे कहा जाता है। अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताइएगा, मेरे साथ क्लास में इन्वॉल्व हो जाइए। पहले कहा जाता है कि पहले पढ़ लो, सारा पढ़ लो, फिर लिखना। पहला तो यह बताया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है कि देखो कैसे लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है आपका प्रसंग, ठीक है, आपको ये बताया जाता है। बोले आंसर राइटिंग में क्या है, अगर तुम्हारे पास अच्छे से पढ़े होगे तो लिख लोगे। ये आपको हमेशा ज्ञान दिया जाता है, अच्छे से पढ़े होगे तो लिख लोगे। लेकिन आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा भी मेहनत से, उसके बावजूद भी आप लिख नहीं पा रहे हैं। आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से रीजन होते हैं, जरा आज हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रसंग हो गया, फिर आपसे कहा जाता है व्याख्या है यार लिख लो, और उसके बाद उपसंहार। यही आपको बताया जाता है, कंक्लूजन जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज अ बॉडी, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। यही तो होता है, यही बताया जाता है आपसे। मुझे बताइए हाँ या ना, आपको यही बताया गया कि भैया ये इस तरह से जो है वो हमारा आंसर राइटिंग की जाती है, राइट? हाँ या ना? यही कहा गया होगा। लेकिन किसी ने बताया कि एक्चुअली में प्रसंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन, और यूपीएससी में क्या रिक्वायरमेंट करता है, व्याख्या किस तरह से लिखनी चाहिए। अभी किस तरह में तुम्हें एक एक चीज इतनी माइक्रो तोड़ूंगा, बोलोगे बाप रे बाप सर आपने एक एक लाइन को इतने हिस्से में तोड़ दिया। अभी आप देखते जाइए, आपके सामने जो रहस्य आज खुलने जा रहा है आपका दिमाग उड़ा देगा। और उपसंहार होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, क्या हर क्वेश्चन में उपसंहार दिया जाता है? अगर कौन से क्वेश्चन होंगे, हाँ आपको 7 मिनट, आपको क्वेश्चन करने के लिए केवल 7 मिनट का समय मिल रहा है मित्र, और 7 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जोड़ना है, और आपको एक स्ट्रक्चर आंसर लिखना है। सब कुछ 7 मिनट के अंदर होना चाहिए। आप उस प्रेशर का अंदाजा लगाइए कि आपको, और सब्जेक्ट आपके बदलते जा रहे हैं खटाखट। एक क्वेश्चन सोशल इश्यूज का, दूसरा हिस्ट्री का, तीसरा जो है वो ज्योग्राफी का आ रहा है। तो लगातार आप अंदाजा लगाइए कि आपके ब्रेन को कितना प्रोसेस करना पड़ता होगा और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और ये प्रैक्टिस रातों रात जनरेट नहीं होती है। आप में से जो भी स्टूडेंट जो पढ़ते होंगे, जब पेन उठाते होंगे तो पता नहीं उनको क्या दिक्कत आती है, अरे यार हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। मुझसे मैक्सिमम 99% बच्चों ने कहा कि सर जिनको लिखने की आदत नहीं थी, कि सर समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करें। सर आता है लेकिन लिख नहीं पा रहे। सर हमें पता है, भूगोल में आपने पढ़ाया है, लेकिन आंसर नहीं लिखा जा रहा। यस या नो मुझे बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता है? और इस मिथ के साथ, खासतौर पे मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों से तो बहुत ही डीपली बात कर रहा हूं। हिंदी माध्यम का बच्चा तो इसी में उलझा रहता है, और इतना मेहनती और टैलेंटेड होने के बावजूद, फिर से मेरी बात समझिएगा, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, बहुत मेहनती, बहुत जुनूनी होते हैं, और बहुत ही ज्यादा उनके सपनों में बहुत जान होती है। लेकिन गलत रास्ते, गलत मिथ के साथ जो आप आ जाते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने, अरे यार आंसर राइटिंग बाद में कर लेंगे, अरे यार ये कॉपी भर देंगे, अरे खूब ढेर सारा फैला फैला के लिख देंगे तो हमें यूपीएससी में नंबर मिलेगा। आज मैं आपके सारे मिथ वैज्ञानिक आधार पर तोड़ दूंगा। बस जो 20 पॉइंट आपको बता रहा हूं उनका आज इंट्रोडक्शन दूंगा, और वही अपनी क्लासेस में वही 20 पॉइंट का आपको मास्टर बना के बेचूंगा। और उस मास्टरी करने के बाद आप समझ आएंगे कि क्वेश्चन देखने के बाद यूपीएससी में हर दूसरा क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। तुम्हें लगता होगा सब्जेक्ट बदलता है, नहीं, यूपीएससी में क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है। एक में अगर वो व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है तो दूसरे में आलोचना पूछेगा, तीसरे में अपना तर्क रखने की बात करेगा, चौथे में समालोचना पूछ देगा, और इस तरह से आप तुलनात्मक अध्ययन पूछ देगा। और आप इन चारों पांचों तरीकों में एक समान उत्तर नहीं लिख सकते। एक समान, एक टॉपिक पे वो 6 तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, और आप 6 तरीके के लिखने का कौशल आपका अलग होना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक जैसा सब में लिख दिया तो ऐसे प्यार से नापता, उसके बाद आप लास्ट में कहते हो कि अरे साहब रिजल्ट नहीं हमारे फेवर, बड़ी मेहनत से एग्जाम दिया था लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। एक स्किल की कमी आपके सपनों को छीनकर बर्बाद कर देती है। तो आज मैं उसी के बारे में और जो है वो गहराई से आज मैं आपके सामने बात कहने जा रहा हूं।
जहां आपको लगे मैं गलत हूं मुझे टोकिए, क्योंकि मेरी इस क्लास के पीछे मेरी बहुत मेहनत इन्वॉल्व है। लास्ट ईयर भी मैंने, अभी आपने देखा एनी टाइम लर्निंग ऐप पे फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस हैं, जहां मैं क्वेश्चन देते हुए उनका आंसर लिखा रहा था, बेसिक ब्रीफ किया था मैंने, क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिक बताया था। लेकिन इस बार मैं और ज्यादा डीप में जाकर मैंने इसको जो है एक एक पॉइंट में एलेबरेट किया कि एक बिगिनर बच्चा जो आज कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, मुझसे भी किसी बच्चे ने कहा कुछ दिन पहले कि सर अभी हमने पढ़ना शुरू किया, हमें आंसर राइटिंग की क्या आवश्यकता है। मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, एक बिगिनर बच्चा जिसने 12th भी पास कर रखी वो आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। और उस स्टेप को फॉलो करने के बाद जो आज मैं आपको चार्ट देने जा रहा हूं, जो मैं आज आपको 20 डायमेंशन देने जा रहा हूं, उन डायमेंशन के जो मैं 3 कैटेगरीज देने जा रहा हूं, बहुत बारीकी से महीनों की मेहनत के बाद जो मैं चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अगर आज आपने उसको फॉलो कर लिया और उसको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस में हिस्सा बना लिया, तो फिर इसके बाद आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही बेहतरीन आंसर माना जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बने हुए हमारे आंसर्स हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस मेथड को तोड़ देना चाहता हूं। मेरी क्लास में शुरुआती दिनों में जब तक मैं ना कहूं तब तक इस मेथड में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, यानी मुझे पैसेज में आंसर आज के बाद जब तक मैं ना कहूं मुझे नहीं चाहिए। इस क्लास में केवल वही रुके जो मेरे मेथड्स के साथ चल सकता है, जिसको अपनी पढ़ाई में एक बदलाव करना है, जिसकी आंसर राइटिंग स्किल, उसका रिवीजन, क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने, अपने एस्से को सुधारने का अगर वो अपनी जिंदगी में साधन बनाना चाहता है, उसको वेज एंड मीन्स में बनाना चाहता है, सो उसका बहुत बहुत स्वागत है। जो पुरानी परंपराओं की तरह कि चलो यार अभी पढ़ लें बाद में लिखा जाएगा, बिगिनर के लिए आंसर राइटिंग नहीं होता है, उनके लिए पहले भी बात मैं कह दूं वो एग्जिट कर जाए, ये क्लासेस उनके लिए नहीं है। क्योंकि आंसर ही वो तरीका है, लिखना ही आपका वो तरीका जो आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंटेशन देगा। ना तो आपकी फोटो जा रही है, ना आपके बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन जा रही है, ना आपकी आवाज जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कलम और उस पेन के बीच में जो संबंध बनता है, जो रिलेशनशिप होता है, जो आपके दिमागों में विचार हो रहे होते हैं, एग्जामिनर को एग्जैक्टली वही दिखाई पड़ता है। आप घबराए हुए थे, आप परेशान हैं, आपके दिमाग में कोई तनाव चल रहा है, आप डरे हुए हैं, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। आपकी राइटिंग जिस रूप में उसके सामने आ रही है वो उसी हिसाब से आपको नंबर दे देगा। चाहे आप गरीब के घर से हो, चाहे आपके पिता ने कर्ज लिया हो, चाहे आप बहुत मुसीबतों का सामना करने आई तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जामिनर को आपके बारे में कुछ नहीं पता और इसको कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास एक मौका आ रहा है, एक मौका, वो कुछ घंटे आपको मिल रहे हैं, उसी में ही आपको अपनी पूरी मेहनत को झोंकना है। तो गलती से भी गलती मत करिएगा, नहीं तो सुनहरा मौका अगर हाथ से निकल गया तो सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को आप कहानियां सुनाते रहेंगे। तैयार है हम लोग अब इसके लिए? तो आंसर राइटिंग का महत्व क्या है? कई बार लोगों को लगा कि मैं अभी बिगिनर हूं, मैं आंसर राइटिंग करके क्या करूंगा, तो आज उनका यह मिथ खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, सिर्फ आपके आंसर सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये आप चाहते हैं कि मेरे पास अच्छे विचार उत्पन्न हो, मैं क्रिटिकल थिंकिंग कर सकूं, मैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर, तालिबान के मुद्दे पर, भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थव्यवस्था में, मॉनेटाइजेशन स्कीम में, यहां पर मैं बहुत गहराई से बात कर सकूं। मेरी पर्सनालिटी हो कि जब मैं बोलूं तो 4 लोग सुने कि यार इसके पास कितने खूबसूरत तर्क हैं, ये दोनों चीजों को कितना बैलेंस करके, न्यूट्रलाइज करके बोलता है, इसका ओरिएंटेशन कितना है। आप सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने होने जा रही है, आप ये जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी दक्षिणपंथी या वामपंथी विचारधारा यानी लेफ्ट या राइट स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़ा होता है। और मैंने अपने अनुभव में कितने बच्चों की कॉपियां चेक की हैं, और कॉपियां चेक करते ही मैं उसका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, सोशल ओरिएंटेशन, फैमिली ओरिएंटेशन, इकोनॉमिक ओरिएंटेशन, सारी की सारी चीजें बता देता हूं, और वो परेशान हो जाते हैं कि आपको ये चीजें कैसे पता चली। क्योंकि वो क्या होता है, इस यूपीएससी में न्यूट्रल रहना, यानी कि बिना किसी झुकाव के आपको अपना आंसर कहना है, और यहां पर आपको अलाइनमेंट सीखना पड़ेगा, किस तरह से आपको न्यूट्रल रहने की कला सीखनी पड़ेगी, बिना किसी भेदभाव के आपको सही तर्कों को समझना और सही तर्कों को एग्जीक्यूट करना, जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अरे अभी इसकी क्या आवश्यकता है, जो मैं सोच रहा हूं मैं लिख दूंगा, और एग्जामिनेशन में उनका ये अलाइनमेंट, किसी भी तरफ होने वाला झुकाव जो है वो उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना प्रोड्यूस कर देता है। और आप ये जानते हैं, आप किसी भी टॉपर से पूछिएगा कि आपके और दूसरे रैंक वालों के बीच में नंबरों का अंतर कितना है, वो आपको बताएगा 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, चाहे आप आईएएस दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, आप दोनों के एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे जो आपकी राइटिंग स्किल है वो बेसिकली आपकी सक्सेस का अंतर तय करती है। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या मैंने वर्ड यूज किया? सबसे पहले याद रखिएगा, राइटिंग स्किल वर्ड यूज किया, राइटिंग स्किल वर्ड यूज किया। अब यहां 2 शब्द है, राइटिंग और प्लस स्किल। हमारा स्टूडेंट, ज्यादातर जो अनट्रेन्ड स्टूडेंट होता है, उसको लगता है कि मैंने पढ़ लिया मैं लिख लूंगा, मैंने पढ़ लिया मैं लिख लूंगा, आई विल एबल टू राइट बिकॉज मेरे दिमाग में है। लेकिन स्किल का मतलब होता है दक्षता के साथ लिखना, ठीक है, यानी कि राइटिंग विद एफिशिएंसी, राइट। तो दक्षता के साथ लिखना बेसिकली स्किल आता है, एंड दैट नीड्स प्रैक्टिस। इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस क्लास एट दिस अर्ली टाइम। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे अभी प्री में बिजी होंगे, बहुत से बच्चे अभी नहीं आएंगे, लेकिन ये सही टाइम नहीं था अगर बैच को बनाना है, पैसे कमाना है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, मेरे लिए ओरिएंटेशन, वो जो कॉन्सेप्टर के बच्चे हमारे साथ जुड़े, जो एनसीईआरटी के बच्चे जुड़े, जो अभी अपनी पढ़ाई में आगे जा रहे हैं, उनके लिए राइट टाइम है स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए समय देना। ये कोई 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में नहीं। मैं सिद्धांत बताऊंगा, प्रैक्टिस के तरीके बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हुए इसमें आपको लंबा समय लगेगा। जो यूपीपीसीएस की
टॉपर आई उसको कम से कम 2.5 साल लगा, 2 साल लगा, तब जाकर उसने अपने आप को एक्सपर्ट में कन्वर्ट किया और रैंक 1 लेकर आई। तो ये आपके लिए भी उतना ही ट्रुथ है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे चलकर इस नई चीज के बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। नेक्स्ट, सो रेडी हैं अब उस 20 मैजिकल प्रिंसिपल्स के लिए? अगर रेडी हैं तो सर वी स्टार्ट इट, हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। सो आज मैं चाहूंगा आप लिखना शुरू करें। दैट इज द पावर राइटिंग 20 पावरफुल प्रिंसिपल्स फॉर एम्पावर्ड राइटिंग। एम्पावर्ड कर रहा हूं, मेरी इस पूरे जो क्लास आपके साथ होने जा रही है आंसर राइटिंग की, जो हमारी ये क्लासेस हैं, वो बेसिकली आपको एम्पावर्ड करी। यानी कि जब ओजांक आपके साथ नहीं रहेगा तो आपके पास मेथड्स होंगे, और जब आपके पास मेथड्स होंगे तो आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। मैं आपको इस कंपटीशन में बहुत आगे देखना चाहता हूं। मैं आपको उन तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो तरीके आपके जीवन को बहुत ज्यादा बदल देते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। इसके लिए पेन और पेपर रखिए, क्योंकि ये मेथड्स हमें अपने इंडियन एजुकेशन मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके लिए मैंने विदेशों की जो राइटर्स हैं, जो विदेशों के एक्सपर्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज में जो मैथोलॉजीज होती हैं, मेरे जो अपने कलीग हैं बाहर, उनसे जब मेरी लगातार बात होती रही तो मैंने उनके सारे सिद्धांतों को कंपाइल किया है। और वहां पर जो बेस्ट यूपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्स प्रोफेसर से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बताया कि हाँ हम कभी इवैल्यूएशन में रहे, हमने चेक किया है, तो एक उनसे एक ओवरव्यू लेते हुए कि आप ने किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट आप अपने स्टूडेंट में देखते थे, अगर वो कॉपी रखता है तो हम ये चीज चाहते हैं। तो दोस्तों अब वो चीज आपको, वो पूरी निचोड़ जो मेरी महीनों की मेहनत है मैं आपको देने जा रहा हूं। और बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैंने इस पूरे प्रोग्राम को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें हमारा पहला हिस्सा, यानी इस प्रोग्राम के बाद आपको एक इंपावरमेंट की फीलिंग आएगी कि आप फील करेंगे कि जो आपके हाथ में पेन है, जो आपका विचार है, उसको आप कितने तरीके से आर्टिकल फॉर्म में, एस्से फॉर्म में, आंसर राइटिंग फॉर्म में, आलोचनात्मक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से, आप वर्णनात्मक तरीके से, किस तरह से जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी पूछेगा, मैं सर इस इंफॉर्मेशन को इतने तरीके से ट्विस्ट करके उसके सामने रख दूंगा। तो ये चाहे आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये राइटिंग मेथोलॉजी आपके लिए बहुत काम करने जा रही है। जो मेरा सबसे पहला सेगमेंट है और वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे व्यवहार में, आपके घर में जब मकान बना होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि मिस्त्री ने आया दीवार खड़ी कर दी, बोले धक्का मार दो फिर देखा जाएगा, फिर बोला अरे ऐसे नहीं ऐसे करना है। सबसे पहले आपका नक्शा बनाया गया था। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। जब भी आप कोई भी मकान बनाते हैं, कोई भी चीज आप, सबसे पहले आप लेआउट ड्रॉ करते हैं। चाहे आप करिए, चाहे जो है सरकार करे, सरकार को भी कोई कॉलोनी बसानी होती है, सड़क बनानी होती है, कोई भी मेट्रो का प्रोजेक्ट लाना होता है, सबसे पहले वो लेआउट लेकर आती है। इसको वहां पर डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें हर चीज का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो अगर ये हमारे आपके जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, आपके घर में भी जो मकान बना होगा तो सबसे पहले मकान का नक्शा पास कराया जाता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी जो अथॉरिटी में चले जाएं, वहां पर नक्शा पास कराना जरूरी होता है कि आपने किस प्रकार का मकान बनाया है, वो सुरक्षित है या नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम आंसर को करने जा रहे हैं तो क्या हमने आंसर का स्ट्रक्चर बनाया है। जी हां, मैं आपसे प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप देखते जाइए कहानी कितनी लंबी होने जा रही है। तो मेरा जो पहली चीज मैं आपको सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर लिखो, यानी कि उत्तर की अवसंरचना कैसी होगी। और मैं आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले विचार, जो थॉट्स इवैल्यूएट हो रहे हैं, वहां से लेकर आपकी कॉपी में जो आपके वर्ड्स आ रहे हैं, वहां तक को मैं लिंक करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसके बारे में पहले भी मोटर एक्टिविटी के बारे में बता चुका हूं। आज मैं वहां के बारे में बात नहीं करूंगा कि न्यूरल सिस्टम यानी मोटर एक्टिविटी कैसे डेवलप होती है। मैं सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात कर रहे हैं, और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड सिखाऊंगा और एक मेथड आपका तोड़ दूंगा। आप आंसर में इतनी भयानक गलतियां करते हैं, आपको लगता है आपने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट उससे बिल्कुल उल्टी होती है। और आज आपको सिखाऊंगा राइट विद अ टॉप डाउन अप्रोच। लिखो, राइट विद द टॉप डाउन अप्रोच, यानी उत्तर लिखने का पहला गोल्डन प्रिंसिपल है, मैजिकल प्रिंसिपल है, हमेशा लिखो ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये ऊपर से नीचे क्या है, वो आपको अवधारणा, ऊपर से नीचे की तरफ यानी अधोमुखी। लिखो, अधोमुखी अवधारणा के साथ उत्तर लिखना चाहिए। यहां 2 चीज